हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, जिसमें हमारा 4th चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम और परमाणु की संरचना जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, तो परमाणु की संरचना में हमने सारा पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। एक्सरसाइज हमने एमसीक्यूज देख लिए थे, फिलअप्स देख लिए थे, मैच द फॉलोइंग यानी मिलान करने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमने देखे थे, और वन वर्ड वाले क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। लास्ट सेशन में तक इतना हमारा सारा कंप्लीट हो गया है चैप्टर में। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है, अगर सिर्फ वन वर्ड न पूछ करके प्रश्न में 2-3 चीजें पूछ ली जाती हैं, तो आप किस प्रकार से उनका उत्तर देंगे, उनको आज के सेशन में हम सीखें। ओके, तो आइए चलते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। व्हाट आर कैनाल रेज? कैनाल रेज जो होती हैं वो क्या होती है? ठीक है, कैनाल रे या कैनाल किरणें क्या होती है? ठीक है, तो कैनाल किरणें क्या हो रही थी? जिनको आप जब सब एटॉमिक पार्टिकल की बात कर रहे थे उनको देख रहे, तो वहां पर आपके ये कैनाल रेज आती हैं। तो द कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन। क्या होती हैं? जो आपका पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस होती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। जब एनोड रे, आपको याद होगा जब एनोड वाला हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, जहां पर हमने क्या कहा था कि प्रोटॉन वहां पर खोजा गया था। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो वहीं पर इस कैनोड रे का जिक्र हुआ था। तो ये क्या है? जो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस होते हैं, ठीक है, वहीं पर आपका किसकी डिस्कवरी हुई थी? जहां पर पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल यानी धनावेशित जो अब परमाणु कण था उसकी खोज हुई थी, और उसको क्या नाम दिया गया था? प्रोटॉन नाम दिया गया था। तो इन्हीं रेज के कारण हमने उसको क्या ढूंढा था? आपका प्रोटॉन की बात जहां पर की थी, तो रेज ही वो पार्टिकल ही क्या थे? आपके प्रोटॉन। ठीक है, तो इतना इस क्वेश्चन को नोट करेंगे अभी, फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, जल्दी से नोट करें। तो ये आपकी क्या हो गई? कैनाल रेज हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट? अगर कोई एटम है, कोई परमाणु है, और उस परमाणु में क्या है? आपका एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही उसमें प्रोटॉन है, क्या उसमें किसी भी प्रकार का चार्ज आएगा? तो चलिए देखते हैं। आपके पास कोई एटम है, परमाणु है, और आप इस परमाणु में कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब आपका एक ऋणावेश, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज है। और दूसरा हम क्या कह रहे हैं? अब प्रोटॉन कहाँ होगा? नाभिक में होगा। यहाँ पर आपका एक ही पॉजिटिव चार्ज भी है। ठीक है, तो ऋणावेश कितना हो गया आपका? ऋणावेश की मात्रा क्या? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। ठीक है, बात करेंगे धनावेश की, तो धनावेश भी कितना है? प्रोटॉन कितने हैं? एक। तो एक ऋणावेश एक धनावेश को क्या करता है? बैलेंस में लाता है। तो अपने आप में पूरा परमाणु कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। और जब परमाणु उदासीन है तो उसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं आएगा। क्लियर है? यही हम बताते हैं कि अगर यहाँ पर दोनों संतुलन में नहीं है, अगर ऋणावेश की मात्रा ज्यादा होती, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते यहाँ पर, तो हम क्या कहते हैं? परमाणु पर आपका ऋणावेश आ जाएगा, तो वो क्या बना लेता है? निगेटिव आयन बना लेता है। वहीं पर अगर धनावेश, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होती, तो वहां पर परमाणु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि वो पॉजिटिव आयन बना लेता है। क्लियर है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि द एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। विद्युत रूप से आपका परमाणु क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज एज वन नेगेटिव चार्ज बैलेंसेस वन पॉजिटिव चार्ज। जहां पर आपका एक ऋणावेश एक धनावेश को क्या कर रहा है? संतुलित कर रहा है। उस वजह से आपका उस परमाणु के ऊपर कोई भी चार्ज यानी कि आवेश नहीं आ रहा। क्लियर है? तो यहां पर लिख लेंगे
परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को संतुलित कर रहा है। अतः वह विद्युत उदासीन है। क्लियर है? चलिए, और क्या लिख सकते हैं आप इसमें? और आप लिख सकते हैं ऋण आवेश व धनावेश की मात्रा और की संख्या समान होने पर परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। और जब उस पर कोई भी आवेश नहीं होगा उसका मतलब क्या है कि वो विद्युत रूप से कैसा होगा? उदासीन होगा। क्लियर है? चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिए, सेकंड वाले का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल of an atom, explain how the atom is neutral as a whole. थॉमसन के एटॉमिक मॉडल यानी परमाणु मॉडल के अनुसार बताइए, उसके आधार पर बताइए हाउ द एटम इज न्यूट्रल, परमाणु किस रूप से उदासीन है। जब हम पूरे परमाणु की बात कर रहे हैं तो वो उदासीन कैसे है? तो थॉमसन ने क्या बोला था, वहां पर आपका जो धनावेश की मात्रा होती है वो ऋणावेश के बराबर होती है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर संख्या में होते हैं, बराबर उनकी मात्रा होती है। इसलिए वहां पर पूरा जो परमाणु है वो विद्युत रूप से कैसा हो जाता है? उदासीन हो जाता है। ठीक है? क्या अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, पहला पॉइंट है एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। यही तो इन्होंने बताया था। क्या बताया था कि आपका उन्होंने तरबूज की भांति किसको माना था? आपके परमाणु के मॉडल को तरबूज की भांति समझा था। ठीक है? तो तरबूज कैसा होता है? ग्रीन कलर का उसका ये वाला पार्ट होता है बाहर का, ये आउटर कवरिंग इसकी बाहर की ग्रीन कलर की होती है। क्लियर है? और क्या होता है इसमें? रेड कलर का खाने वाला पार्ट होता है इसमें। ओके? और इस रेड कलर के पार्ट में आपका क्या होता है? काले बीज रहते हैं। क्लियर है? ये हो गया धनावेश यानी कि प्रोटॉन, काले बीज आपके क्या हो गए? ऋणावेश यानी कि आपका निगेटिव पार्ट। ठीक है? तो उन्होंने क्या कहा, जो आपका पॉजिटिव पार्ट है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ये एक पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होगा। ठीक है? कोई गोला है, कोई आपका स्फीयर है, गोला है, इस गोले में पूरा क्या होगा? ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है? और इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर आपका निगेटिव चार्ज बिखरा हुआ होगा। ठीक है? जिस प्रकार की एक तरबूज में आपके काले बीज बिखरे हुए होते, तो ये नेगेटिव हो गया और ये पूरा पार्ट कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। इस प्रकार से ये आपका एक स्फीयर हो गया गोला, इस पे पूरा कैसा है? ये ब्लू कलर का जितना दिख रहा है ये सारा धनावेश है, उन्होंने कहा। ठीक है? इस धनावेश के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। समझिए।
ये धनावेश हो गया, इसके ऊपर आपका ऋणावेश। ये तो पूरा ये ब्लू कलर जितना भी दिख रहा है ये धनावेश है, यानी पूरा गोला धनावेशित है। इसमें आपका निगेटिव चार्ज होंगे बिखरे हुए इस प्रकार से कहीं कहीं पर, इस प्रकार से। ये थॉमसन का मॉडल कहता था। फिर उन्होंने क्या कहा, द निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि दोनों की मात्रा समान है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ऋणावेश की मात्रा व धनावेश की मात्रा समान है। और जब ये ऋणावेश इस धनावेश के बराबर है मात्रा में, ठीक है, मात्रा की मैग्नीट्यूड की बात करें, मात्रा में दोनों समान है, तो इस वजह से ऋणावेश धनावेश को क्या कर रहा है, संतुलन में ला रहा है। और संतुलन में लाने की वजह से पूरा जो परमाणु है वो इलेक्ट्रिकली क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, यानी कि उदासीन। उसमें स्वयं में किसी भी प्रकार का आवेश नहीं आ रहा है। क्लियर है? कैसे क्लियर है कि परमाणु है, परमाणु ये गोला है, इसके अंदर धनावेश भी है ऋणावेश भी है, दोनों है। ये धनावेश है पूरा, जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है पूरा, उसमें ब्लैक कलर के जो मैंने निगेटिव दिखाया है वो इलेक्ट्रॉन है, यानी प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं। तो उसमें है तो धनावेश भी और ऋणावेश भी परमाणु के अंदर, ठीक है। लेकिन जब परमाणु के ऊपर आवेश की बात करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर धनावेश और ऋणावेश की मात्रा दोनों समान है। ये कौन कहता है? थॉमसन का मॉडल कहता है। और इसी के आधार पर उसने क्या बोला कि परमाणु अपने आप में पूर्ण रूप से एक होल के रूप में अगर हम उसको देखते हैं तो वो विद्युत रूप से उदासीन होता है, किसी भी प्रकार का आवेश उस पर नहीं आता। क्लियर है? चलिए जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो जल्दी से नोट करेंगे आप लोग, यहाँ दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन में, तो आंसर नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, क्या कहा गया है? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार बताइए कि जो परमाणु का नाभिक होता है उस नाभिक में कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। क्लियर है? चलिए पहले देखते हैं कि उन्होंने किया क्या था। उन्होंने ली थी एक सोने की पन्नी, ठीक है। सोने की पन्नी में उन्होंने डाले थे अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण डाले थे, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल वो डाल रहे थे जो कि कैसे थे? पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि धनावेशित कण थे, ठीक है। धनावेशित कण डाल रहे थे और उन्होंने इतने सारे अल्फा पार्टिकल देखे तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पार हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल में थोड़ा विचलन दिखा, ठीक है। ओके, और इस प्रकार उन्होंने एक पार्टिकल देखा जो कि यहाँ नाभिक सेंटर से टकराकर, ठीक है। अगर ये एक एटम है, उसमें तो बहुत सारे एटम थे जो उन्होंने सोने की पन्नी ली थी, तो एक एटम की बात करते हैं तो उन्होंने देखा कि कहीं कहीं पे से विचलन हो रहा था एटम से, और कोई पार्टिकल ऐसा था जहां से कि ये धनावेश गया और उससे टकरा करके उसी रूट से वापस आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने क्या देखा कि जो नाभिक है, नाभिक के अंदर कोई तो ऐसा बहुत कम आयतन में ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि कैसा है? धनावेशित है, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल भी धनावेशित था और जब ये उससे टकरा करके वापिस आ गया, ठीक है। धनावेश में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो इस प्रकार वो जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ गया। और बल्कि जो अलग अलग एटम थे वहां पर भी क्या देखा जा रहा था? जब वो उस एटम के धनावेश से टकरा रहे थे तो उनपे विचलन देखा जा रहा था, कुछ ना कुछ, जैसे ये, ठीक है, अलग अलग जगह पे। अगर इसमें और भी एटम हैं तो उनके अंदर भी न्यूक्लियस होंगे, सारे एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा। तो ये सोने की पन्नी अगर है तो इसमें 1000 एटम के लगभग एटम रखे हुए थे, ओके। तो उन सभी के अंदर से जब कोई अल्फा पार्टिकल गुजरा होगा तो वो नाभिक से जब टकराया होगा तो वो अपने रास्ते से क्या हो गया था? विचलित हो गया था। तो उन्होंने कहा कि एक एटम के अंदर जो सेंटर पॉइंट होता है, अगर ये एक एटम है सपोज, तो इसके अंदर केंद्र भी होगा एक, ठीक है, जो बीच में होगा,
जैसे बॉल देखते हैं आप, और बॉल क्या होता है, एक स्फेयर होता है, गोला, उस गोला के अंदर भी एक सेंटर पॉइंट होगा, वो सेंटर पॉइंट को उन्होंने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक नाम दिया। और वो नाभिक कैसा है, उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ से अल्फा धनावेशित कण जा करके इस नाभिक से टकरा रहे हैं और इससे वापिस आ रहे हैं या विचलित हो रहे हैं, तो वो नाभिक कैसा होगा आपका, धनावेशित होगा। ठीक है, जब वो धनावेशित है, और इससे पहले खोज हो चुकी थी जब एनोड रे वाला एक्सपेरिमेंट हुआ कि धनावेशित कण कौन सा है, आपका धनावेशित कण है प्रोटॉन। ठीक है, तो यानी कि रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार उन्होंने क्या बोला था कि जो ये एटम है, एटम के जो नाभिक है, नाभिक में क्या पाया जाता है, धनावेश पाया जाता है, और इस नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन कक्षा में उपस्थित होते हैं, ये उन्होंने बताया। क्लियर है, चलिए। As per Rutherford's model of an atom, the proton which are positively charged are present in the nucleus of an atom. ठीक है, क्या कहा गया, रदरफोर्ड के, लिखिए, रदरफोर्ड के अनुसार, मतलब उनके मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में धनावेशित कण होता है। ठीक है, जो कि प्रोटॉन है। क्लियर है, जल्दी से नोट करेंगे इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, 5वां देखते हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न है, ड्रॉ स्केच ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 शेल्स। आपको बोहर का मॉडल बनाना है और उसमें 3 शेल यानी कि 3 कोश आपको दिखाने हैं बोहर के एटॉमिक मॉडल में। तो बोहर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया था वो रदरफोर्ड के बाद आता है, जिसमें उन्होंने न्यूट्रॉन को भी शामिल किया था कि आपका जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन को क्या बोल दिया था, पूरे नाभिक को क्या कहा गया था अभी तक, कि वो धनावेशित है, तो वो धनावेशित ही होता है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन पे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। ठीक है, इसी वजह से जब उस पर कोई आवेश नहीं है, तो जब कैथोड रे और एनोड रे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो वहां पर न्यूट्रॉन का पार्टिकल निकलकर नहीं आता है। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। वहीं पर जब परमाणु का द्रव्यमान देखा गया तो उसमें पाया गया कि द्रव्यमान तो ज्यादा है, जबकि अगर परमाणु के नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन है तो जितने प्रोटॉनों की संख्या है उसी के बराबर परमाणु का द्रव्यमान होना चाहिए, क्योंकि हमने बोला था कि पूरे परमाणु का द्रव्यमान यानी कि नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक में क्या है, प्रोटॉन है, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान। क्लियर है, लेकिन वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज्यादा आ रहा था, जितना प्रोटॉन है उससे ज्यादा परमाणु का द्रव्यमान आ रहा था। उसका मतलब था कि कोई और भारी कण प्रोटॉन के साथ साथ वहां नाभिक में है, और वो भारी कण क्या था, न्यूट्रॉन था। तो जब बोहर का मॉडल आता है तो बोहर कहते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और जो आपके इलेक्ट्रॉन है, मेन पॉइंट उनका यही था कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट्स में, बल्कि जिनको कि क्या कहा गया कि आपकी अलग अलग ऊर्जा स्तर हैं, जिन ऊर्जा के स्तरों में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिनको उन्होंने शेल नाम दिया गया और कोश जिन्हें उन्होंने कहा। ठीक है, तो नाभिक के बाहर अलग अलग कोश होते हैं जिनमें आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन वहां पर घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, किसके, न्यूक्लियस के चारों। ओके, तो इस प्रकार से जब आप मॉडल बनाएंगे तो स्फेरिकल मॉडल बनेगा आपका, यहाँ पर भी स्फेयर की तरह दिखाएंगे, तो आपका क्योंकि इस प्लेन में बनेगा तो आप सर्कल के रूप में दिखा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज स्फेरिकल बनता है, यानी ऑर्बिट 3 डायमेंशन में होती है, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इस प्रकार भी होगी। क्यों, जब आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं तो एक शेल आएगी, उस शेल के अंदर एक ऑर्बिटल आएगी, उस शेल, दूसरी शेल के अंदर 2 ऑर्बिटल आएंगी, तीसरी शेल के अंदर, और मतलब शेल के अंदर सब शेल होगा, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होंगी। ठीक है, तो इतना अभी नहीं समझना है, अभी आपको सिंपल शेल यानी कि कोश की बात करनी है, जो कि नाभिक के चारों ओर है और वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, बोहर का मॉडल होता है, जहां पर कि ये नाभिक हो गया और नाभिक में आपका क्या होगा, यहाँ पर ये नाभिक है, न्यूक्लियस जिसे कहा जा रहा है, और नाभिक में क्या होंगे आपके प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। और ये एन के एल एम एन ये क्या है आपकी शेल यानी कि कोश है। क्लियर है, ये आपकी कोश हो गई। कितनी कोश, यहाँ पर 4, 3 कोश बोला था उन्होंने कि 3 शेल्स दिखाई, हमने 4 दिखा रखी हैं। ये नाभिक हो गया, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर ये पहली के शेल, इसके बाद ये एल, ये एम और ये लास्ट वाली एन शेल। ठीक है, इस प्रकार से बोहर का एटॉमिक मॉडल आपको देखने को मिलता है। चलिए जल्दी से इसको ड्रॉ करेंगे। तो पहली शेल के के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पर वैल्यूज भी लिख लिया, एन की वैल्यू 1 के लिए। इसका मतलब पहली शेल एल की वैल्यू, एल के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, एम के लिए एन इज इक्वल टू 3, यहाँ पर m के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाती है 3 और n के लिए 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से, और जब आप क्या देखते हैं कि पहली शेल ये k वाली है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं आप, 2n² का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, जहां पर n की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, और ये 2n² क्या बताता है आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अधिकतम आपके कितने इलेक्ट्रॉन एक कोश में रह सकते हैं उनकी संख्या बताते हैं। यानी कि नाभिक के बाद जो पहली कोश है, पहली आपकी शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ये 2n² बताएगा। ये कैसे बताएगा, n की वैल्यू k के लिए कितनी आएगी 1, क्यों, क्योंकि पहली शेल है, पहली शेल का मतलब n का मान 1, तो 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर वर्ग कितना होता है 1 ही होता है, और उसको 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो यानी k में आपके कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, अधिकतम, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। L की बात करेंगे तो इसके लिए n की वैल्यू अब आप 2 लगा देंगे, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब 4 को फिर 2 से गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, किसमें, इस दूसरी वाली शेल में। क्लियर है, m के लिए n की वैल्यू 3, अब n की वैल्यू 3 लगा दीजिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 2 जा 18। ओके, तो यहाँ पर अब m शेल में आपके मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते। ठीक है, बात करेंगे n के लिए, तो n के लिए यहाँ पर n की वैल्यू 4 हो जाएगी, चौथे नंबर की शेल है। ठीक है, तो 4, अब 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग कितना होता है आपका 16, 16 होता है, 16 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 32, यानी कि 32। तो यहाँ पर n में आपके 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। और ये कब रह सकते हैं, जबकि ये अंदर की शेल होगी। क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश को हमें हमेशा 8 से कम रखना होता है, अष्टक तक पहुंचाना होता है उस परमाणु के स्थायित्व के। क्लियर है, तो इतना होपफुली समझ में आपको इससे आ गया होगा, जल्दी से इसे नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। आपको जो आपके परमाणु है पूरा, उसको उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल बताने हैं। तो हमने 3 मुख्य रूप से सब एटॉमिक पार्टिकल उसके बताए हैं और उनके चार्जेस भी हमने बताए हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, जो एटम के अंदर है। तो परमाणु के अंदर क्या क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉन है आपका, एक प्रोटॉन है और तीसरा आपका क्या है, न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, और वहीं न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, तो वो कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हो गया पॉजिटिवली चार्ज यानी कि धनावेशित, कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में, यानी कि नाभिक में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज कहाँ पाया जाता है, शेल में, जो कि कहाँ है आपके कोश नाभिक से बाहर है। ओके, और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है, न्यूट्रॉन भी आपका न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के अंदर पाया जाता है।
चलिए इतना समझ आ गया, ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4u एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, हाउ मैनी न्यूट्रॉन डज इट हैव। क्या कहा जा रहा है, हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास 4u, एटॉमिक मास जिसको आप क्या कह रहे हैं, परमाणु का द्रव्यमान कह रहे हैं, द्रव्यमान संख्या भी जिसे कहते हैं, उसका मान 4u है, और 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, नाभिक में क्या है, 2 प्रोटॉन है। ठीक है, तो क्या कहा गया, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कितना है इसका, 4u है। ठीक है, और प्रोटोनों की संख्या कितनी है बच्चे, प्रोटोनों की संख्या बराबर 2। ठीक है, तो हमें बताने हैं हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, जब हम परमाणु का द्रव्यमान यानी नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो परमाणु का द्रव्यमान होता है प्रोटोनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या, और जब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी होती है तो परमाणु के द्रव्यमान से हम माइनस कर लेते हैं किसको, प्रोटोनों की संख्या को। क्लियर है, तो यानी 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। ओके, तो इस प्रकार 2 यहाँ पर हीलियम के एटम में 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर है, जल्दी से नोट करेंगे, समझ आ गया ना। परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमें क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परमाणु का द्रव्यमान माइनस प्रोटोनों की संख्या हो जाएगी। तो 4 में से आप 2 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 2 आ जाएगा। यही आपकी क्या है, हीलियम एटम हैज 2 न्यूट्रॉन्स, यानी हीलियम के पास 2 न्यूट्रॉन होंगे। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और आता है जहां पर बात की जाती है He2+ की। ये तो अभी हीलियम का एटम है, जब ये एटम से आयन बनेगा, ठीक है, He+2, तो एक परमाणु में हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे परमाणु का मतलब क्या है, जबकि सिर्फ He था, हीलियम था, तो वहां पर हमने क्या कहा, हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी, प्रोटॉनों की संख्या के। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ पर दे रखी 2 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर जब हम He+2 की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि इस हीलियम में, ये इसका नाभिक हो गया, इसके बाहर एक शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसने ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए। जब इसने दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, दोनों ही इसी ने किसको दे दिए, और दे करके पॉजिटिव चार्ज धारण कर लिया +2 का। तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, वहां पर 0 हो जाएगी, और प्रोटॉन कितने रहेंगे, प्रोटॉन तो अभी भी 2 ही है। ठीक है, इसीलिए वो +2 चार्ज उस पर आ रहा है, He+2। और बात करेंगे न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी अभी भी वहां पर 2 ही होगी। ये किसकी बात हो रही है, पूरी He+2 की बात हो रही है यहाँ। क्लियर है, तो हमने क्या कहा कि आपके परमाणु में उदासीन अगर हीलियम परमाणु है तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इतना फॉर न्यूट्रल एटम। ओके, और उसी वजह से क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 हैं तो हीलियम में इलेक्ट्रॉन भी कितने 2 होंगे, लेकिन जब हम हीलियम+2 आयन की बात करते हैं तो वहां पर क्योंकि हीलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं और उस वजह से उस पर +2 चार्ज आया है, तो 2 ही तो इलेक्ट्रॉन थे, वो भी किसी को दे दिए, इस वजह से अब हीलियम का जो +2 वाला आयन है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर प्रोटोनों की संख्या 2 होगी और न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 2 ही होगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम। कार्बन और सोडियम में इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो कार्बन की बात करें, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और सोडियम Na का परमाणु द्रव्यमान होता है 11। तो 11 के लिए
KLMN, ये कोश है आपके, इन्हीं में इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो K मैंने आपको पहले बताया था, K में कितने रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहली शेल में दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कार्बन का पहला 2 इलेक्ट्रॉन और सोडियम की भी पहली K कोश में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, बात करेंगे L में, तो अब 6 में से 2 तो K में आ गए, अब कितने बचे, 4, तो 4 ही आएंगे L में। ठीक है, सोडियम की बात करेंगे तो 11 में से 2 यहाँ आ गए, अब कितने बचे, 9, लेकिन यहाँ L में कितने रह सकते हैं, मैक्सिमम 8 ही तो रह सकते हैं। फिर 1 इलेक्ट्रॉन अभी सोडियम का बचता है, वो कहाँ जाता है, M में जाता है। तो इस प्रकार का विन्यास ये बनाते हैं। तो कार्बन को अगर हम स्ट्रक्चर के रूप में दिखाते हैं तो इस प्रकार से, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में आपके 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, ये है आपका कार्बन का एटम। और दूसरा आपका आएगा जो सोडियम का एटम आएगा, उसमें पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। ठीक है, तो पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ भी। दूसरी L वाली कक्षा में कितने आते हैं, 8 आते हैं। ठीक है, 8, और M में कितने आएंगे, 1 आएंगे। तो ये हो गया Na का एटम और ये हो गया कार्बन C का एटम। क्लियर है, चलिए आंसर देखिए। कार्बन का परमाणु यहाँ पर बना देते हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, 2 ही कोश है इसमें, पहली में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 4 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का है। ठीक है, तो राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का, जो मैंने पहले बता दिया था। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन 6 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन K और L, K में और L में, K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में आपके 4 इलेक्ट्रॉन। यही हमने बताया, K में कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर जो L वाली शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, ये कार्बन के परमाणु के लिए है ये वाला। ओके, दूसरा सोडियम Na के लिए, ये कार्बन के परमाणु के लिए। Na का एटॉमिक नंबर 11 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन Z, जो ये इज इक्वल टू Z की वैल्यू, परमाणु का क्रमांक जो है 11, उतने ही प्रोटॉन होंगे 11 और उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्योंकि न्यूट्रल है, किसी भी प्रकार का चार्ज हम इनके ऊपर नहीं लगा रहे, सिंपल Na और सिंपल C हम लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार होगा, बांटेंगे किस प्रकार कोश में, तो K कहता है मेरे पास मैक्सिमम 2 ही रह सकते हैं, L कहता है मेरे पास मैक्सिमम, अधिकतम 8 ही रहेंगे, 8 से ज्यादा नहीं रखेंगे। उसके बाद M, तो आपका 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए और 1 बचा हुआ इलेक्ट्रॉन M में आ गया। तो इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। ठीक है, क्लियर है। तो होपफुली बच्चों, इतना आज के सेशन में जो हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ तक आपको रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ते रहना है। ओके, आने वाले सेशन में हम फिर इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।